ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज, आपके साथ मैं हूं जिया शर्मा। सुबह 7 बजे का वक्त हो रहा है। न्यूज एट 7 में सबसे पहले बात करेंगे एक बड़ी खबर की। शेख हसीना पर फैसले से पहले बांग्लादेश में हिंसक प्रदर्शन होते हुए नजर आ रहे हैं। बांग्लादेश में वाहनों और घरों में आग लगा दी गई। प्रदर्शनकारियों ने रेल ट्रैक को भी आग के हवाले कर दिया। ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। प्रदर्शनकारियों ने सड़कों पर लंबा जाम लगा दिया। बांग्लादेश में मशाल लेकर सड़कों पर उतरे हैं लोग। जो फैसला आना है उसके पहले ही यहां पर जो प्रदर्शन है उग्र होता हुआ नजर आ रहा है। शेख हसीना के बेटे के द्वारा भी चेतावनी दी गई थी कि अगर बैन नहीं हटाया गया तो उसके बाद जो होगा वो उग्र प्रदर्शन होगा और ये प्रदर्शन हिंसक भी हो सकता है, ये धमकी भी दी गई थी। और अब देखिए कुछ वैसी तस्वीरें बांग्लादेश के ढाका से, अलग अलग शहरों से, यहां की सड़कों पर ये तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है। सड़कों पर वाहनों को फूंका गया, कई घरों को आग लगा दी गई, कई दुकानों को आग लगा दी गई, वाहनों को आग के हवाले कर दिया गया। प्रदर्शनकारियों ने रेल ट्रैक को भी आग के हवाले कर दिया। प्रदर्शनकारियों के द्वारा सड़कों पर लंबा जाम लगा दिया गया। नारेबाजी करते हुए, मशाल लेते हुए, बैनर पोस्टर्स हाथ में लेते हुए प्रदर्शनकारी सड़कों पर आ रहे हैं नजर। रेल पटरियों को भी आग के हवाले कर दिया गया। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। तो एक बार फिर से बांग्लादेश में जो स्थितियां हैं बिगड़ती हुई नजर आ रही हैं। हिंसक प्रदर्शन नजर आ रहे हैं बांग्लादेश में। जब शेख हसीना की सरकार गिरी उस दौरान भी जमकर बवाल हुआ था, आगजनी हुई थी, गोलीबारी की घटनाएं सामने आई थी, कई लोगों की मौतें हुई थी, कई गंभीर रूप से घायल हुए थे। और कुछ वैसा ही प्रदर्शन एक बार फिर से बांग्लादेश में देखने को मिल रहा है। यह प्रदर्शन इसलिए क्योंकि शेख हसीना पर फैसला आना है और उस फैसले के आने के पहले ही यहां पर देखिए कैसे जो प्रदर्शन है वो उग्र होता हुआ नजर आ रहा है। फैसले का इंतजार है लेकिन फैसले से पहले हिंसा और सरकार की तरफ से सख्त निर्देश दे दिए गए हैं प्रदर्शनकारियों को खदेड़ने के लिए भी। आपको बता दें कि इस वक्त बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार है जिसकी तरफ से सख्त आदेश भी जारी कर दिए गए प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए। देखिए, पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना कोर्ट का फैसला आने से पहले बांग्लादेश जल उठा है और पड़ोसी देश के कई हिस्सों में हिंसा भड़क उठी है। धमाके हो रहे हैं, वाहनों और घरों को फूंका जा रहा है, सड़कों पर लंबा जाम लगा दिया गया। सड़कों पर कई जगह वाहनों को फूंक दिया गया। प्रदर्शनकारियों ने सड़कें जाम कर दी और कुछ जगहों पर रेल पटरियों पर भी आग लगा दी गई। इसके साथ ही बांग्लादेश के कई हिस्सों में धमाके हुए हैं। दरअसल बांग्लादेश अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के खिलाफ दर्ज एक मामले में फैसला सुनाने की तैयारी कर रहा है। ये मामला जुलाई-अगस्त 2024 में छात्रों के नेतृत्व वाले विरोध प्रदर्शनों के दौरान मानवता के खिलाफ अपराधों से जुड़ा हुआ है, जिसमें शेख हसीना ने सभी आरोपों से इनकार किया है। बांग्लादेश की मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार ने आवामी लीग और उससे जुड़े संगठनों की गतिविधियों पर प्रतिबंध लगा दिया है। पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के बेटे और सलाहकार सजीब वाजेद ने चेतावनी दी है कि अगर उनकी पार्टी आवामी लीग पर लगा बैन नहीं हटाया गया तो समर्थक फरवरी में होने वाले राष्ट्रीय चुनावों को रोक देंगे और विरोध प्रदर्शन हिंसक रूप भी ले सकता है। और चलिए अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश के औरैया में उस वक्त अफरा तफरी का माहौल बन गया जब दिन दहाड़े कुछ दबंगों ने कपड़ा व्यापारी पर डंडों से अटैक कर दिया। इसका वीडियो भी अब सामने आ गया है और वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल भी हो रहा है। तस्वीरें औरैया जिले के डिबियापुर इलाके की है, जहां पर दबंगों ने दिन दहाड़े बाजार को जंग का अखाड़ा बना दिया। गालियों का विरोध करने पर दबंगों ने कपड़े व्यापारी के साथ जमकर मारपीट की। बचाने आए परिजनों को भी नहीं छोड़ा, उन्हें भी लाठी डंडों से पीटा। देखते ही देखते पूरे बाजार में अफरा तफरी मच गई। वीडियो में देख सकते हैं कि लाठी डंडे बरसाए जा रहे हैं, दुकान में घुसकर पीटा जा रहा है। मारपीट में व्यापारी और उसके परिजन गंभीर रूप से घायल हो गए। मामले में 5 नामजद सहित 15 अज्ञात लोगों के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। मारपीट की इस घटना से इलाके में तनाव का माहौल है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। और आइए इस बीच आपको एक बड़ी खबर हम बता देते हैं। बिहार में शपथ ग्रहण को लेकर इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है। बिहार में 20 नवंबर को शपथ ग्रहण संभव माना जा रहा है। सूत्रों के हवाले से यह बड़ी जानकारी। नीतीश कुमार ही सीएम पद की शपथ लेंगे, साथ ही पीएम मोदी भी शपथ ग्रहण में शामिल हो सकते हैं। एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्री भी शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए पहुंच सकते हैं। सूत्रों के हवाले से यह बड़ी जानकारी। आपको बता दें कि 20 नवंबर को शपथ ग्रहण समारोह हो सकता है, ये जानकारी मिल रही है सूत्रों के हवाले से।
और आइए अब खबरों में आगे बढ़ते हुए बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश के अमरोहा की, जहां पर दबंगों की गुंडागर्दी देखने को मिली है। दरअसल यहां पर सरेआम एक दुकानदार को बेरहमी से पीटा गया। मारपीट का ये जो वीडियो है वो सोशल मीडिया पर भी वायरल हुआ। गुंडागर्दी की ये घटना अमरोहा की मेन बाजार की है, जहां दर्जनों दबंगों ने दुकान में घुसकर जमकर उत्पात मचाया। दबंगों ने पहले दुकानदार से हाथापाई की, इसके बाद दुकान से खींचकर सड़क पर बेरहमी से पीटना शुरू कर दिया। घटना को देखकर आसपास के दुकानदार भी दहशत में आ गए। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। तस्वीरों में देख सकते हैं कि कुछ दबंगों ने दुकानदार को घेर रखा है, उस पर थप्पड़ और घूंसे बरसाए जा रही हैं। एक दबंग ने तो दुकान में रखे बर्तनों से ही हमला बोल दिया। मारपीट के पीछे पुराना विवाद बताया जा रहा है। इस झगड़े में 2 दुकानदारों को चोटें आई हैं। मामला कोतवाली इलाके के मोहल्ला गुजरी का है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। और आइए बात करते हैं बेंगलुरु की, जहां पर नकली घी की सप्लाई का चौंका देने वाला मामला सामने आया है। यहां पर केएमएफ का डीलर ही मिलावटखोर निकला। पैसों के लालच में असली घी की जगह नकली घी ये सप्लाई करने लगा। बेंगलुरु में विजिलेंस के हत्थे चढ़ा ये शख्स केएमएफ का आधिकारिक डीलर है, जो असली घी की जगह मिलावटी घी की सप्लाई करता था। केएमएफ को जब महेंद्र पर शक हुआ तो जांच विजिलेंस टीम को जानकारी दी गई, जिसके बाद इसकी सारी करतूत सामने आ गई। महेंद्र और उसके साथी केएमएफ के घी में पाम ऑयल और अन्य फैटी ऑयल मिलाकर नकली घी तैयार करते थे और फिर उसे नंदिनी पार्लरों में सप्लाई करते थे। बताया जा रहा है कि ये लोग 1 लीटर असली घी को मिलावट कर 5 लीटर नकली घी बना देते थे। कंपनी को तब शक हुआ जब इसने ऑर्डर देने कम कर दिए। खुलासा हुआ कि बेटी की शादी के लिए पैसे इकट्ठा करने के चक्कर में महेंद्र ने गलत रास्ता अपनाया और नकली घी माफिया से हाथ मिला लिया। देखिए, बिहार में सरकार गठन को लेकर हलचल तेज हो गई। आपको दिखा देते हैं बिहार की बड़ी खबरें फटाफट अंदाज में। बिहार में एनडीए सरकार के गठन को लेकर बैठकें जारी हैं। दिल्ली में पीएम मोदी की अमित शाह नड्डा के साथ बैठक हुई। लंबी चली बैठक में सरकार गठन को लेकर हुई चर्चा। बीजेपी नेताओं की सहयोगी दलों के साथ बैठक हो रही है। धर्मेंद्र प्रधान और विनोद तावड़े से मिले चिराग और कुशवाहा और मांझी। बिहार में सरकार गठन से पहले ये बैठक हुई। पटना में आज नीतीश कैबिनेट की बैठक होगी। मीटिंग के बाद नीतीश राजभवन जाकर देंगे इस्तीफा। सूत्रों के अनुसार इस्तीफे के बाद जेडीयू विधायक दल की भी बैठक होगी। बिहार में एनडीए सरकार के गठन को लेकर पटना से दिल्ली तक हलचल तेज। आज हो सकती है बीजेपी विधायक दल की बैठक। मंगलवार को एनडीए विधायक दल की बैठक होने की है संभावना। पटना के गांधी मैदान में शपथ ग्रहण की तैयारी। 20 नवंबर तक गांधी मैदान को बंद किया गया। 19 या फिर 20 को शपथ ग्रहण हो सकता है। पीएम मोदी और एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्री हो सकते हैं शामिल। कपड़े इस्त्री करने वाले आयरन प्रेस को तस्करों ने ऐसे इस्तेमाल किया कि अगर जांच एजेंसियों को सटीक सूचना नहीं मिलती कि वो गोल्ड बरामद नहीं कर पाते। और कस्टम विभाग ने हैदराबाद में 1.5 करोड़ से ज्यादा का सोना बरामद किया है, जो कि प्रेस के अंदर छिपाकर लाया गया था। खुफिया सूचना पर जब हैदराबाद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर शाहजहां से आए यात्री की तलाशी ली गई तो उसके पास कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला था। लेकिन कस्टम अधिकारियों के पास सोना तस्करी कर लाए जाने की सटीक सूचना थी। गहराई से जांच करने के दौरान जब कपड़े इस्त्री करने वाले इलेक्ट्रिक आयरन प्रेस का हैंडल निकाला गया तो भी कुछ अटपटा नहीं दिखा। लेकिन जब अंदर की प्लेट हटाई गई तो तारों के नीचे उन्हें 3 गुटके दिखाई दिए, जो कि ब्लैक टेप से बंधे हुए थे। अब बारी इस टेप में लपेटे गए सामान की जांच की थी। जैसे जैसे टेप हटने लगा वैसे सोने की बारें बाहर आने लगी। इनकी संख्या 1-2 नहीं बल्कि पूरे 11 थी, जिसका वजन करीब 1 किलो 196 ग्राम निकला और कीमत करीब 1 करोड़ 55 लाख आंकी गई। तस्करी के जरिए लाए गए सोने को इस तरीके से टेप में लपेटा गया था। अगर प्रेस को चलाकर चेक किया जाए तो कुछ भी संदिग्ध न लगे। कस्टम अधिकारियों ने जब यात्री से पूछताछ शुरू की तो उसके आंध्र प्रदेश के हैंडलर का नाम भी सामने आया, जिसे तुरंत ही प्रोडाटूर से गिरफ्तार कर लिया गया।
और देखिए, बेगूसराय में जमीन विवाद को लेकर दो पक्षों में जमकर पथराव हो गया। आरोप है कि कोर्ट के आदेश की अवहेलना करते हुए 1350 बीघा जमीन पर कब्जे की कोशिश की जा रही थी। लोगों ने विरोध किया तो स्थिति काफी बिगड़ गई। दो गांव के लोगों के बीच पथराव शुरू हो गया। हवा में लहराते डंडे, जमीन पर गिरते बड़े बड़े पत्थर से बचने के लिए लोग भागने लगे। जानकारी मिलते ही शांति बनाए रखने के लिए मौके पर भारी पुलिस बल पहुंचा, लेकिन पुलिसकर्मी भी पथराव होता देख मौके से भाग निकले। आरोप है कि शामहो इलाके में कोर्ट के आदेश की अवहेलना करते हुए एक विशेष समुदाय के लोग 1350 बीघा जमीन पर कब्जे की कोशिश कर रहे थे। स्थानीय लोगों ने इसका विरोध किया तो हालात इतने खराब हो गए कि दोनों पक्षों में ईंट पत्थर चलने लगे। पत्थरबाजी में 5 से 6 किसान और 2 पुलिसकर्मी चोटिल हुए हैं। बाद में स्थानीय थाना की पुलिस और जनप्रतिनिधियों के सहयोग से हालात पर काबू पाया गया। और इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली में पीएम आवास पर अहम बैठक हुई है। पीएम आवास पर करीब 3.5 घंटे तक ये बैठक चली है। बैठक में बिहार में सरकार गठन को लेकर चर्चा हुई है। गृह मंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा भी बैठक में मौजूद रहे। बिहार में क्या कदम अब उठाए जाने हैं सरकार गठन को लेकर, क्योंकि लगातार मंथनों का दौर जारी है और ऐसे में पीएम आवास पर भी तकरीबन 3.5 घंटे तक ये बैठक चलती रही। बैठक में बिहार में सरकार गठन को लेकर चर्चा हुई है। पीएम आवास पर गृह मंत्री अमित शाह और जेपी नड्डा भी मौजूद रहे। इस बैठक में चर्चा यहां पर की गई है सरकार गठन को लेकर। बिहार में एनडीए की एक बड़ी जीत हुई है और इस जीत के बाद अब सरकार बनाने की तैयारी है। बैठकों का दौर चल रहा है। क्या रणनीति रहेगी सरकार बनाने को लेकर, इसको लेकर चर्चा पीएम आवास पर भी हुई। और आइए अब बात करते हैं अमृतसर की, जहां पर एक दुकानदार की गोली मारकर हत्या कर दी गई। बदमाशों ने कुछ दिन पहले उनके घर पर फायरिंग भी की थी और 50 लाख की फिरौती मांगी थी। आशंका यह है कि फिरौती नहीं देने पर दुकानदार की हत्या कर दी गई। बाबा बकाला के धुलका गांव में मंजीत सिंह किराने की दुकान चलाते थे। उनका बेटा इटली से वापस लौटा था। 26 अक्टूबर की रात उनके घर पर फायरिंग हुई थी और 50 लाख की डिमांड की गई थी। परिवार के मुताबिक उस वक्त पुलिस को सूचना दी गई थी और पुलिस ने आकर जांच भी की थी। उसके बाद से फिरौती को लेकर कोई फोन नहीं आया था। कल कुछ अज्ञात लोग उनकी दुकान पर पहुंचे और फायरिंग शुरू कर दी। जी मनजीत ਸਿੰਘ ਸੀ, ਉਮਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ 65 ਸਾਲ ਸੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਰਿਆਨੇ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਰਿਆਨੇ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਹੈ। ਅੱਜ ਕਰਿਆਨੇ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਬੈਠੇ ਕਰੀਬ 2:15 ਕੋਈ ਅਣਪਛਾਤੇ ਲੜਕੇ ਆਏ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਇੱਕੋ ਗੋਲੀ ਮਾਰੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਜੀ। आशंका है कि फिरौती नहीं देने की वजह से हत्या की गई है। पुलिस का कहना है कि इलाके की सीसीटीवी फुटेज की जांच की जा रही है। जल्द ही आरोपियों को पकड़ लिया जाएगा। तो वहीं दिल्ली सरकार के मंत्री कपिल मिश्रा ने लाल किले के पास हुए ब्लास्ट को लेकर जोरदार हमला बोला। उन्होंने कहा कि इस्लामिक आतंकवादियों ने बम ब्लास्ट करके आतंक पैदा करने की कोशिश की। इस्लामिक आतंकवाद का नाम लेते हुए कपिल मिश्रा ने कहा कि हम तुम्हारे आतंक से डरने वाले नहीं हैं। हम तुम्हारे आतंक से डरने वाले नहीं हैं, हम तुम्हारे बमों से रुकने वाले नहीं हैं। कपिल मिश्रा यही नहीं रुके। उन्होंने कहा कि जब मातृशक्ति कुंठित होती है, पर्दे में बंद की जाती है, शिक्षा से वंचित की जाती है, ट्रिपल तलाक और हलाला जैसी कुप्रथाओं से कुचला जाता है, तब उनकी कोख से पैदा हुई संतानें डॉक्टर बनने के बाद भी हत्या करने का पाप करती हैं। तुम्हारी कोख से अगर जिहादी और आतंकवादी पैदा होंगे तो सनातनी कोख से शिवाजी पैदा होंगे जो तुम्हें घर में घुस के मारेंगे। जब मातृशक्ति कुंठित होती है, कुचला जाता है, तब मातृशक्ति से पैदा हुई संतानें ऐसी होती हैं कि डॉक्टर बनने के बाद भी हत्या करने का पाप करती हैं। वहीं बिहार में सरकार गठन को लेकर इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। सीएम नीतीश कुमार ने आज कैबिनेट की बैठक बुलाई है और सुबह 11:30 बजे नीतीश कैबिनेट की अहम बैठक होनी है। बैठक में मंत्रिमंडल भंग करने के फैसले पर मुहर लगेगी और साथ ही साथ राजभवन जाकर राज्यपाल को इस्तीफा भी आज ही नीतीश कुमार सौंपेंगे। ये बड़ी जानकारी मिल रही है। पुणे के पिंपरी चिंचवड में उस वक्त हड़कंप मच गया जब बीच सड़क एक बस आग का गोला बन गई। गनीमत रही कि समय रहते आग पर काबू पा लिया गया और सभी सुरक्षित बताए जा रहे हैं। चलते चलते बस अचानक आग की लपटों में घिर गई और धू धू कर जलने लगी। सड़क पर बस को जलता देख लोग दहशत में आ गए। तस्वीरें कालीवाड़ी फाटा के पास की है। बताया जा रहा है कि बस पुणे से डांगे चौक की तरफ जा रही थी, तभी उसमें से धुआं उठने लगा।
आग भीषण रूप लेती उससे पहले सभी यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। इसके बाद दमकल विभाग को सूचना दी गई। दमकल कर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया। इस दौरान कुछ देर के लिए ट्रैफिक को रोकना पड़ा। आग किस वजह से लगी इसकी जांच की जा रही है। फिलहाल इस अग्निकांड में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। और आइए अब आपको सेना के शौर्य की तस्वीर दिखाते हैं। वीडियो जवानों के युद्ध अभ्यास का बताया जा रहा है, जिसे भारतीय सेना की पश्चिमी कमान ने शेयर किया। ये भारतीय सेना की प्रचंड ताकत का प्रदर्शन है। भारतीय शूरवीरों का हौसला है। तैयारी ऐसी कि देखने मात्र से ही दुश्मनों का पसीना छुड़ा दे। ये तस्वीरें जवानों के युद्धाभ्यास की हैं, जहां पर खड़गा कोर के राम डिवीजन के जवानों ने अपने शौर्य का परिचय दिया। दुश्मनों के कैसे छक्के छुड़ाए जाते हैं, ये तस्वीरें इसकी झलक है। युद्ध अभ्यास के दौरान जवानों को आधुनिक हथियारों की ट्रेनिंग दी गई। कैसे बेहतर तालमेल होना चाहिए, ये भी दिखाया गया। सेना की इस प्रचंड तैयारी को देखकर दुश्मन कांप उठेंगे। युद्ध अभ्यास का वीडियो भारतीय सेना की पश्चिमी कमान ने शेयर किया है। और आइए अब बात करते हैं हैदराबाद की, जहां पर उस वक्त अफरा तफरी का माहौल बन गया जब एक इलेक्ट्रिक कार में अचानक से आग लग गई और उसके बाद इलाके में दहशत का माहौल बन गया। लेकिन लोगों के हाथ पांव तब फूल गए जब ये आग लगातार फैलने लगी। बीच सड़क पर कार में आग लगने से हड़कंप मच गया। इस घटना का जो वीडियो सामने आया, उसमें हादसे के बाद उस कार से आग का बवंडर उठता हुआ नजर आया। देखकर ऐसा लगा जैसे ये आग पूरी तरह से कार को जलाकर ही छोड़ेगी। आग की लपटें आसमान में कई फीट ऊपर तक उठती हुई नजर आईं। काले धुएं के गुबार ने तो पूरे इलाके को ही ढक लिया। इस दौरान वहां एक ट्रैफिक पुलिस वाला भी नजर आया, जो इस घटना का वीडियो बना रहा था। इस घटना के बाद फौरन पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम वहां पहुंच गई। गनीमत रही कि जब कार में आग लगी उस वक्त कार में कोई मौजूद नहीं था। बताया गया कि बैटरी में शॉर्ट सर्किट की वजह से ये आग लगी थी। और देखिए, प्रचंड बहुमत मिलने के बाद अब बिहार में सरकार बनाने की कवायद तेज हो गई है। आपको बता दें कि शपथ ग्रहण समारोह कब होगा, कौन कौन मंत्री बनेंगे, इसको लेकर अटकलों का दौर भी शुरू हो चुका है। हलचल तब बढ़ी जब बीजेपी के बिहार अध्यक्ष दिलीप जायसवाल सीएम हाउस पहुंच गए और नीतीश कुमार से मुलाकात की। इससे पहले चिराग पासवान, विजय कुमार सिन्हा और उपेंद्र कुशवाहा भी नीतीश कुमार से मिल चुके थे। सूत्रों के मुताबिक सोमवार को बीजेपी विधायक दल की बैठक हो सकती है। सोमवार को ही जेडीयू विधायक दल की बैठक भी संभव है, जिसके बाद कैबिनेट की बैठक होगी। इसमें वर्तमान विधानसभा को भंग करने और 18वीं विधानसभा के गठन की अनुशंसा की जाएगी। सोमवार देर रात या मंगलवार सुबह नीतीश अपना इस्तीफा राज्यपाल को सौंप देंगे और नई सरकार के गठन का दावा पेश करेंगे। 22 नवंबर से पहले ही होगा, उसमें कहीं इफ बट किंतु परंतु नहीं है। संभवतः 20 तारीख को ही मान के चले, 20 तारीख किस तारीख नहीं, यही है, यही आसपास होगा। इसी बीच 17 से 20 नवंबर तक के लिए पटना के गांधी मैदान को बंद रखने की बात कह दी गई है। इस दौरान आम लोगों के प्रवेश पर पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा। इसी मैदान में शपथ ग्रहण समारोह होना है और माना जा रहा है कि 19 या 20 नवंबर को शपथ ग्रहण समारोह हो सकता है, जिसमें पीएम मोदी के साथ साथ एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्री भी शामिल हो सकते हैं। तो अब देखिए, नीतीश एक बार फिर से बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे या फिर नहीं, इस पर भले ही बीजेपी नेताओं ने चुप्पी साध रखी हो, लेकिन सहयोगी दलों ने यह साफ कर दिया है कि इस बार भी बिहार में नीतीश कुमार। एक इंटरव्यू के दौरान जब एबीपी न्यूज की पॉलिटिकल एडिटर मेघा प्रसाद ने चिराग पासवान से अगले मुख्यमंत्री के बारे में पूछा तो उन्होंने ये जवाब दिया, मुझे कोई कंफ्यूजन नहीं है, बट ये गठबंधन के फिर वही भीतर वाली बातचीत है। मुझे नहीं पता कोई और प्रस्ताव आएगा नहीं आएगा, बट मैं ये मान के चल रहा हूँ कि मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हम लोगों ने चुनाव लड़ा है और एक बार फिर से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ही प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे। इधर राष्ट्रीय लोक मोर्चा ने भी साफ कर दिया है कि मुख्यमंत्री को लेकर कोई इफ बट नहीं है। हमने बार बार कहा है कि नीतीश कुमार जी सीएम थे, सीएम हैं और सीएम रहेंगे, फिर भी आप लोग सवाल उठा रहे हैं, मुझको बात समझ में नहीं आती। सूत्रों के मुताबिक नीतीश सोमवार को अपने पद से इस्तीफा दे सकते हैं, उसके बाद ही सरकार गठन की कवायद तेज की जाएगी। अब देखिए, बिहार में सरकार गठन को लेकर हलचल काफी तेज हो चली है। धर्मेंद्र प्रधान और विनोद तावड़े ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की, तो वहीं जेपी नड्डा, ललन सिंह और जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा भी गृह मंत्री से मिले।
बिहार में प्रचंड जीत के बाद आरएलएम के नेता उपेंद्र कुशवाहा ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात की। साथ में डिप्टी सीएम विजय सिन्हा भी थे। स्वाभाविक रूप से जब नया चुनाव हुआ है तो फिर से नई सरकार के गठन की औपचारिकता पूरी की जाएगी। इसके लिए आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। 17वीं विधानसभा का कार्यकाल 22 नवंबर तक है। नई सरकार का गठन उसके पहले हो जाना है। इसलिए सूत्रों के माने तो बीजेपी केंद्रीय पर्यवेक्षकों की नियुक्ति किसी वक्त कर सकती है और सोमवार को बीजेपी विधायक दल की बैठक हो सकती है। सोमवार को ही जेडीयू की विधायक दल की बैठक भी हो सकती है। लेकिन इससे पहले वर्तमान विधानसभा भंग करने के बाद नीतीश कुमार राजभवन जा सकते हैं और राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंप सकते हैं। इसके बाद एनडीए विधायक दल की बैठक होगी और एनडीए विधायक दल का नेता चुना जाएगा। तय सीमा पे हो जाएगा, पूरी प्रक्रिया पूरी होगी, विधायक दल की बैठक होगी, उसके बाद फिर एनडीए की बैठक होगी, उसमें नेता चुना जाएगा। बड़ी खबर आपको बता दें, रोहिणी को लेकर तेज प्रताप यादव ने तेजस्वी पर एक बड़ा निशाना साधा है। बहनों का दर्द क्या होता है, तेजस्वी क्या समझेगा। साथ ही तेज प्रताप ने कहा है कि तेजस्वी ने जयचंदो रूपी षड्यंत्रकारियों को परिवार में घुसाया। जयचंदो की वजह से परिवार बिखर गया। जयचंदो ने पूरा परिवार निगल लिया। सब कुछ पार्टी को हड़पने के लालच में। चुप मत रहिए, आरजेडी के नेतृत्व से जवाब मांगिए। पूरा परिवार पीड़ा से गुजर रहा है। तेज प्रताप ने आगे कहा कि मेरे माता पिता असुरक्षित हैं। जनता मालिक से आग्रह है कि जयचंदो को पहचानिए। तो रोहिणी आचार्य के ट्वीट के बाद, एक्स पर पोस्ट के बाद, सोशल मीडिया पर लगातार उनके बयानों के बाद अब तेज प्रताप यादव का भी गुस्सा भड़का और तेजस्वी पर यह निशाना साधते हुए उन्होंने भी एक लंबा चौड़ा पोस्ट लिखा है। तेज प्रताप यादव ने तेजस्वी पर निशाना साधा है और कहा है कि जनता से यह अनुरोध है, आग्रह है कि जयचंदो को पहचानिए। मेरे माता पिता असुरक्षित हैं, यह भी लिखा है। साथ ही कहा है कि पूरा परिवार इस वक्त पीड़ा से गुजर रहा है। आप चुप मत रहिए, आरजेडी के नेतृत्व से जवाब मांगिए। पार्टी को हड़पने के लालच में यह सब हो रहा है। जयचंदो ने पूरा परिवार निगल लिया है। जयचंदो की वजह से पूरा परिवार बिखर गया है। आपको बता दें कि तेजस्वी ने जयचंदो रूपी षड्यंत्रकारियों को परिवार में घुसाया, यह कहना है तेज प्रताप यादव का। साथ ही तेजस्वी पर हमला साधते हुए, निशाना साधते हुए तेजस्वी को लेकर यह कहा है तेज प्रताप यादव ने कि बहनों का दर्द तेजस्वी क्या समझेगा। तेजस्वी ने जयचंदो को परिवार में घुसाया, पूरा परिवार बिखर गया, पूरा परिवार दूसरों ने निगल लिया। पटना में नीतीश कुमार से मुलाकात करने के बाद एनडीए के नेता एक एक कर दिल्ली रवाना हो गए हैं। आपको बता दें कि दिल्ली पहुंचने पर सभी ने सबसे पहले धर्मेंद्र प्रधान से मुलाकात की, जो बिहार चुनाव के प्रभारी थे। धर्मेंद्र प्रधान से सबसे पहले उपेंद्र कुशवाहा की मुलाकात हुई है। जानकारी यह भी है कि यह मुलाकात धर्मेंद्र प्रधान के आवास पर हुई है और इस दौरान विनोद तावड़े भी उनके साथ मौजूद थे। कुछ तस्वीरें सामने आई है। जीतन राम मांझी भी धर्मेंद्र प्रधान के आवास पर पहुंचे थे और इन दोनों नेताओं के बाद चिराग पासवान ने भी धर्मेंद्र प्रधान से मुलाकात की है। नई सरकार के गठन से पहले एनडीए के नेताओं की धर्मेंद्र प्रधान से यह मुलाकात काफी अहम भी मानी जा रही है। अब देखिए, सवाल यह है कि जब भाई बहन के बीच झगड़ा सुलझ गया था, यानी कि तेजस्वी और रोहिणी के बीच, तो अब इस झगड़े की शुरुआत फिर से कैसे हो गई। सूत्रों के मुताबिक तेजस्वी हार की जिम्मेदारी रोहिणी पर डाल रहे थे और यहीं से पूरा विवाद बढ़ता चला गया। सूत्रों के अनुसार तेजस्वी ने कटाक्ष करते हुए रोहिणी से कहा कि तुम तो बहुत खुश हो रही होगी, जैसा तुम चाह रही थी वैसा हो गया। इस पर रोहिणी ने कहा कि माता पिता के सामने तुम जैसा व्यवहार हमारे साथ कर रहे हो, मेरे दिल से बद्दुआएं निकल रही हैं और जिस तरह से तुम घर की बेटी का अपमान कर रहे हो, अभी और देखना मेरी बद्दुआ तुमको लगेगी। सूत्रों के मुताबिक जब रोहिणी और तेजस्वी में तीखी बहस हो रही थी तो उस वक्त लालू यादव, राबड़ी देवी, तेजस्वी की पत्नी समेत परिवार के सभी सदस्य मौजूद थे। रोहिणी जब जाने लगी तो लालू यादव और राबड़ी देवी भावुक थे। वहीं सभी बहनें तेजस्वी के खिलाफ दिखी। लेकिन सवाल है कि जब रोहिणी ने तेजस्वी की सीट और एक दो क्षेत्रों को छोड़कर कहीं और प्रचार करने नहीं गई, तो फिर तेजस्वी हार का ठीकरा रोहिणी पर क्यों फोड़ रहे हैं। जो सोशल जस्टिस की बात करते हैं, आज वो खुद के परिवार के अंदर न्याय नहीं कर सके। इसको बिहार की जनता देख रही है। बेटी जिसने किडनी दिया है वो इस तरह का बयान देके चली गई, जिसको कहा जा सकता है कि अच्छी नहीं है। मामा साधु यादव ने लालू परिवार से एकजुट होने की अपील की। जिसे गांव में कहावत है ना कि गांव फूटे तो जवार लूटे और घर फूटे तो गंवार लूटे, इसलिए सबको एक होना चाहिए। इस विवाद पर जब आरजेडी से सवाल किया गया तो पार्टी प्रवक्ता ने कहा
परिवार का मामला है, परिवार के लोग जवाब देंगे और ये पार्टी का शीर्ष नेतृत्व इसको देखेगा पूरे मामले को। देखिए, बिहार चुनाव में करारी शिकस्त मिलने के बाद लालू परिवार का जो झगड़ा है अब खुलकर सामने आने लगा है। रोहिणी एक बार फिर मीडिया के सामने आई और तेजस्वी को निशाने पर लिया। पत्रकारों ने जब चप्पल वाली बात रोहिणी से पूछी तो रोहिणी ने रूंधे हुए गले से कहा, उनसे जाकर पूछिए। आप ये बात जाकर के तेजस्वी यादव किसके शह पे हुआ है उनसे जाके पूछिए, संजय यादव से पूछिए, तमीज से जाके पूछिए। रोहिणी ने इशारों पर तेजस्वी पर हमला बोलते हुए कहा कि क्या हर बार सारा बलिदान बेटियां ही देंगी। कल मेरे माता पिता भी रो रहे थे, मेरी बहनें रो रही थी मेरे लिए। जिस घर में भाई हो, भाई लोग का ही योगदान होना चाहिए। काहे सारा बलिदान बेटी लोग दी। बेटी को सवाल पूछे तो आप बोल दीजिएगा कि अब ससुराल में जाओ, तुम्हारा शादी हो गया है। हार के बाद लालू परिवार की अंदरूनी घमासान कब थमेगा, फिलहाल कहना मुश्किल है। बड़ी खबर मिल रही है महाराष्ट्र की मुंबई से, जहां पर सीएनजी पाइपलाइन में खराबी की वजह से मुश्किलें बढ़ गई हैं। मुंबई, नवी मुंबई और ठाणे में सीएनजी आपूर्ति प्रभावित हो रही है। आरसीएफ परिसर में मुख्य गैस पाइपलाइन में यह खराबी आई है, जिसकी वजह से सीएनजी आपूर्ति में जो दिक्कतें हैं वो यहां पर होने लगी हैं। लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। मुंबई, नवी मुंबई और ठाणे में सीएनजी आपूर्ति प्रभावित हुई है और आरसीएफ परिसर में मुख्य गैस पाइपलाइन में यह खराबी आ गई है, जिसकी वजह से मुश्किलें बढ़ी। मुंबई में सीएनजी पाइपलाइन में खराबी की वजह से एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।